बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। अगर ये कहा जाए कि मुल्क के अंदर इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगी जिसे हम कहेंगे कि इसमें मुबालगा आराई का अंसर सामने आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। हुकूमत ने आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पार्लिमान के अंदर खड़े होकर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी वफाकी हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद का इजहार कर दिया है मौजूदा मुअज़्ज़ज़ 3 रुकनी बेंच का, जो कि इस अहम केस की समाअत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो समाअत हुई उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना है पेश हुए, उनको भी कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब को भी कहा गया कि आप भी अपनी रिपोर्ट दीजिए, बल्कि वो ये चाह रहे थे गालिबन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले के अपनी कोई इन कैमरा ब्रीफिंग भी इस हवाले से दें। आज बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, यहाँ तक कि बाकायदा तौर पर आज बताया गया सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज तो अभी तक आप ये देखिए कि हम आज तक जब से ये मामला शुरू हुआ है 1 मार्च से आज तक इस बहस में फंसे हुए हैं कि क्या पहली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटिशन्स आई थी या सुओ मोटो लिया गया था, क्या वो 4-3 से रिजेक्ट हुई थी या 3-2 के तनासुब से एक्सेप्ट हुई थी। आज भी वो कंटेंशन अपनी जगह मौजूद है, इसलिए क्योंकि पहले ये मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत का था, उसे सियासी हुकूमत का एक मौक़िफ़ समझा जा सकता है, उसे डिसरिगार्ड भी किया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनकी तादाद अब ख़बर के मुताबिक ये है कि शायद बढ़ती जा रही है, जो उस बेंच के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने 4-3 की तनासुब से उन पिटिशन्स को रिजेक्ट किया, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो तो जारी नहीं हुआ था और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 3-2 की तनासुब से पिटिशन एक्सेप्ट हुई, वो तो रिजेक्ट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स थी वो ड्रॉप हुई थी। आज भी ये तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और ये समाअत जारी है। बहुत सी बातें आज की गई। आज ये भी कहा गया कि आज डिस्कशन में ये भी आया, आर्गूमेंट्स में या ऑब्जर्वेशंस में, कि जो रिजर्विट्स होते हैं, यानी कि वो अफसरान या वो एहलकार जो कि फ़ौज के अंदर होते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, और उनके हवाले से क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता? कॉम्बैट फोर्स को अगर छोड़ भी दिया जाए तो और जो एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लोगों को बुलाया जाए। तो बहुत से लोगों से आज बात करने का इत्तफाक हुआ। उसमें एक बात क्लैरिटी ज़रूर है कि जो रिजर्विट्स होते हैं उनको बुलाने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा मुख्तलिफ है। यानी पहले आप एक वॉर मोबिलाइजेशन ऑर्डर, जो कि आम हालात में नहीं आता और वो हुकूमत भी खुद जारी नहीं करती, वो डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की वो करती है, पार्लियामेंट की। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर बताया जाता है ऐसे जो रिजर्व के अंदर मौजूद होते हैं एहलकार के, आप जाइए अपने जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए। और सबसे बुनियादी बात ये कि आज के हालात में जो सिक्योरिटी है, जो अस्करी ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं दे सकते। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा सर्ज पर है। पूरा वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर बड़ी हैवी और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है और वो फुल स्केल एम्प्लॉयमेंट जो डिप्लॉयमेंट है इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। इस वजह से और बड़े कंपेलिंग किस्म के वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इन हालात के अंदर इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं। बहुत से लोग आज मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर यह भी कह रहे थे कि जी इस तरह तो नेवी के लोगों को बुलाया जा सकता है, एयरफोर्स के लोगों को बुलाया जा सकता है, जो कि बहुत से लोगों से बात करने के बाद उनका ख्याल ये भी है कि ये भी शायद कोई अकल या मंतक की बात नहीं है, क्योंकि जो नेवी के लोग हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करना होता है, वो ये काम नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। इसी तरह एयरफोर्स के जो अफसरान हैं या एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी एयरफोर्स बेसिस के हवाले से होती है, या वो भी उनका काम एयरफोर्स से रिलेटेड है। उनको भी ये उनकी ऑपरेशनल डिटेल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आती कि उन्होंने QRF कैसे इस्टेब्लिश करनी है, नाके कैसे लगाने हैं, कैसे मामलात को आगे लेके चलना है। तो वो भी शायद एक नो एरिया ही है, उससे भी कोई शायद मौजूदा हालात में कोई जो फैसिलिटेशन है वो नहीं मिल सकती। रह गई फ़ौज के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह मौजूद है कि इस वक्त इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है कि शायद ये जो पर्सनल है या जो अमला है वो नहीं दिया जा सकता। आज
पाकिस्तान कहां खड़ा है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि ऑब्जर्वेशन से साफ जाहिर है कि फैसला आ सकता है कि नहीं इलेक्शंस करवाए जाएं, जो कि आईनी मुद्दत के अंदर 90 रोज के अंदर होना लाजमी थे। पहले एक फैसला है कि बेरस मिनिमम डिविएशन से कराए जाए। 30 अप्रैल की बात हुई, वो विड्रा हुआ, 8 अक्टूबर की बात हुई। लेकिन क्या अगर ये डिविएशन आ जाती है अब, तो अगर अदालत उज़्मा की जानिब से कहा जाता है कि नहीं आप ये इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख तब्दील करे। सेक्शन 58 2017 के एक्ट का इलेक्शन प्लान की बात करता है, डेट की बात नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? अगर हुकूमत नहीं मानती तो क्या डिले होगा, क्या वो कंटेम्प्ट के जुमरे में जाएगी? इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद साकी साहब, रुकन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, बहुत सीनियर वकील हैं, कानूनी और आइनी मामलात के ऊपर अपनी गिरफ्त बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब आबिद साकी साहब। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। अपने कायद मियां नवाज शरीफ से भी इनकी मुलाकातें हुई हैं, तो ज़रा इनसे वहाँ की खबरें भी लेंगे। और हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उनको भी हमारे सामने उनसे भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो एक आज तनाज़ा सामने आया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाकायदा तौर पर लिखा है एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को, और रजिस्ट्रार को भी खुद लिखा है कि आपको ने जो किया, यानी कि एक जुडिशल ऑर्डर को आपने एक सर्कुलर के ज़रिए ओवरराइड करने की कोशिश की, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा कि इन अफसर को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए, इससे पहले कि मज़ीद बेइज्जती का बायस बने इदारे के लिए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया और आज ही इसकी मंजूरी दे दी गई कि उनको विड्रॉ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। उन अफसर को जारी बात है उनका पेरेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आबिद साकी साहब, सर आप मुझे बताइएगा, अब ये बहस तो चल रही है 4-3 और 3-2 की, लेकिन अगर हम अब इवेंचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, फैसला रिजर्व है, कल फैसला अगर आ जाता है और आना ही है कल, अगर हुकूमत को कहा जाता है कि आप ये फैसला करवाइए, हुकूमत अपनी इंटेंट जाहिर कर चुकी है कि अगर इस बेंच से फैसला आएगा, वफाकी वजीर कानून कह चुके हैं कि वो नहीं माना जाएगा, उसे कौन मानेगा? क्या हुकूमत अगर नहीं मानती तो तौहीन के जुमरे में आएगी? और अगर आएगी तो क्या हम ये समझें कि एक और प्राइम मिनिस्टर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की नजर हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। आपके ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन के बाद तो सूरत हाल लगता है कहीं और तरफ जा रही है, लेकिन जो एक आइन का तकाजा है और एक आइन के उमूमी तालिब इल्म के तौर पर मेरी राय है वो ये है कि जब आइन में चीज़ें तय कर दी जाती हैं तो आइन का मंशा ये होता है कि उन चीज़ों को उसी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाया जाए, अनलेस एंड अनटिल के वहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस डिपार्चर के हों, और वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको देखें और उस पर उनको एग्जामिन करें। बात तो ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने। अब आइन ने इलेक्शन कमीशन का एक इदारा कायम कर रखा है, जिसको मैंडेट दे रखा है, जिसको एम्पावर कर रखा है, जिसके फंक्शंस डिफाइन हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा। अब आइन के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको क्रिएट करने का मकसद ये है कि वो इलेक्शन करवाएगा, उसका मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्शन रोकेगा। यानी दिस वाज द एक नेचुरल जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन है उससे ये है। अब बात रह गई कि क्या जो सफिशिएंट रीजंस बनाई जा रही हैं या जो गुफ्तगू की जा रही है ये क्या जस्टिफाई करती हैं इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट के लिए। तो हकीकी बात यह है कि आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकें या इंजीनियर कर सकें। तीसरी बात जो आपने फरमाई कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो देखिए अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सर्वाइव करता है और स्टेट एग्जिस्ट करती है और आइन के अंदर दिए गए वो तमाम इदारे उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी कंप्लायंस जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट उससे इनहराफ नहीं कर सकती। अगर इनहराफ करेगी तो उसका नतीजा क्लैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो मेरा ख्याल है किसी सूरत में भी शायद अफोर्डेबल ना हो। दूसरी जो मेरी राय है, देखिए हमारा ये अलमिया रहा है कि हमने नज़रिया ज़रूरत की गोद में जन्म लिया था जी। हमारे तमाम इदारे
आज तक वो उस नज़रिया ज़रूरत की ऑक्सीजन पे ही ज़िंदा हैं। हमने आइन के तहत चलना सीखा नहीं। उसकी वजह मैं नहीं समझता कि उसकी वजह कोई बाहर से आई है। उसकी वजह हमारा इंटरनल सिस्टम है जो पिछले 70 साल से डीप स्टेट की होस्टेज है और उसका यरगमाली है। उसकी सूरत में ना यहाँ पॉलिटिकल कैरेक्टर डेवलप हो सके, ना पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हो सकी, ना पॉलिटिकल कंसेंसस का कोई कल्चर डेवलप हो सका। आज भी वही हो रहा है। जब ये इमरान खान को लेके आने वाले जो थे वो उस वक्त इमरान खान को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। अब जो इनको लेके आए हैं वो इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और परपेचुएट करना चाह रहे हैं। इसमें आइन कम और सियासत ज्यादा है। दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन द कंट्री। दिस इज इन क्राइसिस ऑफ द पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द पॉलिटिक्स इन फैक्ट। ये अच्छा, एक बात सर, ये बड़ी ज़बरदस्त जो आपका आर्गूमेंट था और मैंने जो इब्तिदा में बयान किया वो एक हालात हैं जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, क्लैश तो है। मुझे ये बताइए कि जब इतना अदम एतमाद बेंचेस के हवाले से, जज साहिबान के हवाले से, एक पर्टिकुलर बेंच के हवाले से और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी मौक़िफ़ रहा है कि जी ख़ास सेट ऑफ केसेस ख़ास सेट ऑफ जजेस के सामने ही लगाए जाते हैं, ऐसे ही किसी बेंच के तरफ से जब इस तरह का फैसला आता है और जब हुकूमत कि पूरी हुकूमत अपने इत्तेहादियों समेत बार बार ये कहे कि नहीं फुल बेंच बना दीजिए, बहुत पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कहा जाए, पाशा साहब भी कहेंगे कि हल यही है कि बार का फुल कोर्ट बना दिया जाए और ना हो, और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करे कि नहीं ये बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस साहब का है, इस पर आप नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी के जज आप नहीं रख सकते, ना उनसे फैसले करवा सकते हैं, फैसला आपने बेंच से होगा, वो बेंच का डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट करेगी यानी चीफ जस्टिस साहब करेंगे। सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात के अंदर कोई भी फैसला कंट्रोवर्शियल होगा या ये मैटर ही नहीं करता कि जज कौन है और बेंच कौन सा है? इट्स द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। या मैं इससे बात आपसे अर्ज कर दूं कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मुत्तफिका मौक़िफ़ नहीं है। मैं और मेरे साथ चंद और दोस्त जो हैं वो इस राय से इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ कर चुके हैं। लिहाजा इसको पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई यूनानिमस डिमांड और डेक्लरेशन आप नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आइन के अंदर एक चीज़ तयशुदा है तो उस तयशुदा चीज़ को उसी तरीके से होना है, उसका और कोई इनडायरेक्ट चैनल नहीं है। या तो ये है कि जजेस को कहा जाए कि जज साहब आप मेहरबानी फरमाकर इस केस से या इस लिस्ट से रिक्यूज़ फरमा लें, और रिक्यूज़ल का जो एक रिक्वेस्ट है वो होती है, लोग मानते हैं या नहीं मानते, ये उन पे डिपेंड करता है। जज हैज़ टू डिसाइड वेदर ही हैज़ टू रिक्यूज़ फ्रॉम द लिस्ट और नॉट। दिस इज लीगली स्पीकिंग, नॉट पॉलिटिकली। अब ये बात है कि देखिए, चॉइस का जज जो है ये अगर तो हमारे किसी कानून में, आइन में किसी एग्रीव्ड पार्टी को ये राइट मिल चुका है, आइन में तरमीम करके ये राइट अगर आ चुका है, तो दैट शुड बी अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट फ्यू पीपल, नॉट फ्यू ग्रुप ऑफ द पीपल। बिल्कुल ठीक। ऐसी ये बात करना कि मैं एक फैसला मुझे पसंद है, 1 साल पहले फैसला आया, वो फैसला मुझे पसंद है उस बेंच का, चूंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करता था। अब एक फैसला मेरे खिलाफ मुतवक्को तौर पे होने जा रहा है तो मैं उस बेंच पे डिस्ट्रस्ट करूं, तो ये कोई मतलब सेंस ऑफ मोरालिटी और सेंस ऑफ पॉलिटिक्स और सेंस ऑफ लेजिटिमेसी और सेंस ऑफ लीगैलिटी को ये आर्गूमेंट अपील नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो गवर्नमेंट एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर। बट यू हैव नो प्रॉब्लम, या आपका, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतफ़क्का फैसला भी नहीं है, आप और आपके बहुत से साथी समझते हैं कि ये वहाँ पर एक डिवीज़न मौजूद है, बट ये फैक्ट कि जज साहिबान ख़ास तरह के केसेस ख़ास तरह के बेंचेस के सामने ही लगाए जाते हैं, सीनियर प्यूने जज और जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको चीफ जस्टिस साहब अपने साथ बिठाना पसंद नहीं फरमाते बेंच के अंदर, और अहम मैटर्स के ऊपर उनको अपने साथ शामिल ही नहीं करते, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है प्रोप्राइटरी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर? देखें इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, इस वक्त सोसाइटी और सोसाइटी का हर इदारा पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है, हम अपनी अपनी राय के साथ बिल्कुल यानी पैवस्त हो चुके हैं और एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट
और सेंसिबल टेरिटरी पे जाके जो गुफ्तगू करने का अमल है वो मुआशरे में मफकूद हो चुका है। ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ कि देखें, सुप्रीम कोर्ट तो पिछले 70 साल से कंट्रोवर्शियल है। सुप्रीम 60 के जितने बड़े बड़े फैसले आए हैं, इवन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को जिस तरह सो मोटो पावर एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, उसकी कोई लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लेजिटिमेसी नहीं है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मुंतखब वज़राए आज़म को कंटेम्प्ट में यानी उनको हटाया मंजर से, उसकी क्या लेजिटिमेसी थी, और जिस तरह वो मुंतखब वज़राए आज़म को फांसियां देते रहे, ये किस तरह उसकी क्या लेजिटिमेसी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के तारीखी किरदार के बारे में कोई हुस्न ज़न नहीं रखता, लेकिन जिस तरह पूरा समाज, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह पूरा समाज और पूरे इदारे इस वक्त डेकेडेंट फेज में हैं, एक जवाल याफ्ता मुआशरे की सूरत और एक जवाल याफ्ता रियासत के जवाल याफ्ता इदारे हैं। ठीक है। उन इदारों के अंदर अब ये बीमारी बहुत बुरी तरह सरायत, और ये बदकिस्मती से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खुदा न खास्ता सरायत कर चुकी है। कंसेंसस की, एक नेशनल रेफॉर्मेशन की, यह सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़े डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पे खुदा न खास्ता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। बट ठीक है, सवाल ये है बिल्कुल कि कल्चर डेवलप हुआ, ये गलत है। पर्टिकुलरली इफ्तिखार, एक बात जी जी, ये एक फिक्र, एक बात मुझे कहने दें, ये जो सो मोटो कल्चर था, इसको किस तरह प्रमोट किया गया जमहूरी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उसका बानी इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने सो मोटो कल्चर को इस तरह प्रमोट किया कि उन्होंने किसी मुंतखब हुकूमत को इज्जत के साथ वक्त गुजारने ही नहीं दिया। मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस सूरत हाल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्वाइव करना है, स्टेट ने एग्जिस्ट करना है तो तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट मी सर मूव अहेड सर, लेट मी मूव अहेड। मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट बिल्कुल ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया सर। मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब के पास यकीनी तौर पर उनका मौक़िफ़ सियासी मौक़िफ़ है। मियां साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानता हूं, मैं नुसरत जावेद साहब से चाहूँगा क्योंकि वो एक कमेंट जो आबिद साकी साहब ने फरमाया है उसकी भी बड़ी वैल्यू है। लेकिन अभी देखिए, आपने आबिद साकी साहब ने ये भी कहा कि देखिए कोई आला किरदार हमारे मुल्क में अदलिया का रहा नहीं है, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, सियासी के साथ अदालती हिस्ट्री भी हमारी। मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला, उन्होंने कहा जो वज़राए आज़म को निकाला गया वो भी बड़े, उनकी भी कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं थी उन फैसलों की। लेकिन एक बात उनकी बड़ी दिल को लगती है कि अगर आपने रियासत को चलाना है, मुल्क को चलाना है, तो वो आइन के तहत ही चलाना है। आज अगर आइन के तहत एक बात लाजिम है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होना है, असेंबली अगर पहले तलील हो जाए तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। जो मर्जी जस्टिफिकेशन आप दे दें, आप उसे मैनेज नहीं कर सकते उस टाइम को। कानूनी बहस तो अपनी जगह, लेकिन इखलाकी बहस में मियाँ साहब शायद आपकी हुकूमत, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, खो रही है। जब आप ये बार बार कहेंगे कि हम इलेक्शन अभी नहीं चाहते, ज़रा हालात ठीक करा लें तब चाहते हैं। मैं शुक्रिया मनीफ फरूक साहब, मैं आबिद साकी साहब की बहुत सी बातों से इत्फाक करता हूँ। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि आप किसी आइन, कानून, रवायत के बगैर रियासत को नहीं चला सकते, मगर आप आइन का एक हिस्सा या एक जुमला या एक अपनी नजरिया ज़रूरत के लिए चीज़ पकड़ लें और बाकी सारा आइन जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी, तो वो इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप ये देखें कि आपने अपने गुफ्तगू के इब्तदाइये में एक बात की थी, आपने कहा था कि क्या जो एक साहब बात कर रहे थे जिनका क्लिप आपने सुनवाया कि फलां भी जस्टिस लग जाए, फलां भी जस्टिस लग जाए, फलां को जज बना दें, ये अपनी मर्जी के जज चाहते हैं। तो भाई उनसे मैं ये जरूर सवाल करता अगर वो यहाँ मौजूद होते कि क्या साकिब निसार ने और दीगर लोगों ने जब 2017 में फैसले दिए थे तो क्या उन फैसलों को हमने माना नहीं? क्या उन फैसलों को, हालांकि सब जानते थे फैसला आने से पहले कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ रहा है, सब जानते थे कि इमरान खान के हक में फैसला आ रहा है, सब जानते बोलते, अभी फैसले आए भी नहीं थे, मगर उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, नवाज शरीफ ने तो कोई उसे फैसले से पहले जुबान नहीं खोली कि ये बातें पब्लिक में हो रही हैं या मीडिया में हो रही हैं। अब आ जाए जो बात होती है नजरिया जरूरत की, भाई नजरिया जरूरत या आइन क्या कहता है? आइन अगर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए
तो क्या आइन इस चीज से मना करता है कि आप एक बेगुनाह को तमाम सबूत होने के बावजूद, तमाम किरदारों के इतराफ जुर्म के बावजूद, आप जो हैं उस बेगुनाह को बेगुनाह नहीं कह सकते, इस वजह से कि आपके ऊपर कोई दबाव है, आपको कोई ख्वाहिश कर रहा है कि अभी इसको जो है आपने बेगुनाह नहीं करना। आपको याद होगा कि 2015 में पनामा पे जो सिलसिला शुरू हुआ था, हमारे खिलाफ किसी के हक में बाकायदा एक तरतीब और सिमत बनाई गई जो आज तक बनी हुई है। आप ये जानते हैं कि उस वक्त फैज साहब ने, जनरल फैज साहब ने एक चाबी वाला खिलौना साकिब निसार जो था उसको चाबी भरी और आज तक वो खिलौना उसी तरह प्ले कर रहा है। क्या वो चाबी को बंद करेगा? नहीं, बट मेरे साहब इसमें एक तरफ मुझे जरा ये बता दें सर, देखिए वो आप कह रहे हैं चाबी वाले खिलौने थे साकिब निसार साहब, साकिब निसार साहब चले गए, लेकिन आपने देखा जब अदालत में मरियम नवाज शरीफ साहबा की अपील गई, उनका एक्विटल हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर है, अदालत को वो मतलूब है, वो वापस तशरीफ नहीं ला रहे। क्या पता वो अदालत आए, अपनी बेल आर्ग्यू करे और उनको भी एक्विटल मिल जाए। अगर मरियम नवाज शरीफ को एक्विटल मिल सकता है, यानी आज उनके लिए तो कोई चाबी वाला खिलौना नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक्विटल मिल गया, वो बरी हो गई तमाम इल्जामात से, तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, अपनी अपील लगवाएं और अदालत के सामने अपना केस लड़े। मुमकिन है उनको भी अदालत इंसाफ दे दे अगर वो इस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं। मुनीब साहब, बड़ी माजरत से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूं कि पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो जजों के फैसलों ने पहुंचाया है, उसके बाद जर्नैलों ने किया है, उसके बाद सियासतदानों ने किया है। ये एक हकीकत है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी नहीं दी गई, कि ये एक हकीकत नहीं है कि एक बेगुनाह को हाईजैक कर सजा नहीं दी गई। क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जावेद लतीफ साहब ये तब्दील ये जी वो कहते हैं तरतीब बदलने जरा लोगों की वो कहते हैं तरतीब बदले जावेद लतीफ साहब। तरतीब इसलिए नहीं बदलना चाहता, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये जसारत इसलिए कर रहा हूँ मुनीब साहब के जो जर्नैल हैं वो आइन तोड़ के जब आते हैं, कब्जा करते हैं मुल्क पे, तो इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है, नजरिया जरूरत कौन इजाद करता है, कौन उनको नहीं। हमें तो कहा जाता है ना कि आप आइन कानून की पासदारी करें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो भाई आप एक बेगुनाह को रिंग से बाहर रखें और एक बंदा जो है उसको सादक और मीन का सर्टिफिकेट जज दें और उसका किरदार भी सबके सामने आ जाए, मगर बिजिद रहें कि उसका किरदार नंगा नहीं होने देना और उसको रिंग के अंदर ही रखना है और दूसरे को बाहर रखना है। बट ये कौन कर रहा है मियां साहब? और सर बात सुने ना, देखिए ना, अब मैं खुली बात करता हूँ ना, साकिब निसार साहब इस वक्त एक चीफ जस्टिस हैं, ठीक है जी, वो भी रिटायर हो गए, ना फैज अमीन साहब मौजूद हैं, ना बाजवा साहब मौजूद हैं, तो अब आप कौन है जो आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर आपके बकौल उन्हें को रिलीफ दे रहा है तो कौन दे रहा है? देखिए हालात है, मामलात है, अगर क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब को एक्विटल नहीं मिला, वो बरी नहीं हुए, क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्विट नहीं हुए, क्या उनके दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब अदालतों से एक्विट नहीं हुए, वो कहते हैं हमें इंसाफ मिल गया, मरियम बीबी को मिल गया, तो मियां साहब को भी मिल जाएगा, मियां साहब वापस तशरीफ लाएं और मिल जाएगा इंसाफ। फिर मुझे इजाजत दे दें, सिर्फ 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या जजों ने फैसला दे के भुट्टो को फांसी पे लटकाया? बिल्कुल। और उसके बाद उन किरदारों ने इतराफ भी किया, क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर उसको सजा दी गई और फिर इन्हीं अदालतों ने वापस ली? क्या नवाज शरीफ को ताहयात नायल इन्हीं जजों ने किया? और आज तक सबूत होने के बावजूद उनको क्यों नहीं बरी किया जा रहा? किस चीज का इंतजार है? मियां साहब मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ जुरे वाला कि मियां साहब आन ना जाके आर्ग्यू करें, आई एम श्योर ही विल गेट द जस्टिस सर। एक सेकंड, जब आप इतराफ करते हैं कि भुट्टो का फैसला गलत हुआ था, क्या भुट्टो वापस आ गया? जब आप ये फैसला करते हैं इतराफ सर, भुट्टो साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मियां साहब माशाल्लाह हयात है, अल्लाह के करम में फजल में है। बात सुन लेना जी, नवाज शरीफ के मुतल्लक जो सिसिलियन माफिया, जो डाकू चोर की जेल साजी अदालतों से हुई, क्या वो वापस कोई कौन करेगा?
ये हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इस बात पर मानता हूँ कि जो किसी की तजलील की गई, किसी के बारे में एक वो सारा मामला हुआ, वो तो खैर आबिद साकी साहब ने बता दिया ना। उन्होंने तो मियां नवाज शरीफ साहब को जो इक़्तिदार से निकाला गया, उन्होंने तो उसको कंडेम किया है कि वो निहायत ही मतलब फौज गलतियों में से एक गलती थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुई। चले अब नहीं, बट आज फिर हो क्या रहा है सर? वो आज तो कह रहे हैं कि आइन की बात करें ना, 90 दिन लिखा हुआ है, उसके उससे इनराफ कैसे होगा मियां साहब? जो 4 मोहतरम जजेस फैसला कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं कर रहे, और 3 मोहतरम जजेस जो फैसला करने जा रहे हैं क्या वो आइन के मुताबिक करने जा रहे हैं? हाँ, ये देखिए, वो डिवीजन अपनी जगह मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ी डिस्टिंक्ट डिवीजन है, खतरनाक डिवीजन है। लेकिन उसका आबिद साकी साहब कहते हैं कि वो अगर पाकिस्तान में हर जगह इतनी पोलराइज्ड माहौल हो चुका है, हर जगह वो सराहत कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे मुबर्रक कैसे रह सकता है? और उन्होंने कहा कि इसको खुदा ना खास्ता भी ना कीजिए, इट एग्जिस्ट्स, ये डिस्टिंक्ट डिवीजन और पाकिस्तान के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सबसे बड़ी तकलीफ बात यह है, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोप्राइटरी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, वहाँ पर यह कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर प्योने जज को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं फरमाते, उनसे जो नेक्स्ट इन लाइन है चीफ जज साहब, उनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं फरमाते। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम बात करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एपिटोम ऑफ जस्टिस जो है विच शुड एक्सूड जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से ये हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर नेचुरली बात है, कॉन्फिडेंस भी शेक होता है, लोग बातें भी करते हैं। लेकिन सिलसिला आगे चल रहा है। नुसरत जावेद साहब ज़रा मैं पूछूंगा, कीपिंग इन व्यू द एंटायर लीगल साइड एंड द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल साइड, होगा क्या आर वी हेडिंग फॉर अ chaos? और जो इस वक्त हो रहा है, वी आर समहाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट। हम उस तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर ख़ारिजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो बात की वो भी बहुत चौंका देने वाली है। वो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन हैं और आसिफ ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं, सियासत को समझते हैं, और हालात की जो उन्होंने इस वक्त नक्शा खींचा है वो तो बड़ा ख़तरनाक है। क्या फरमाने हैं सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। नुसरत जावेद साहब, ये बिलावल साहब ने ये कहा कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, इमरजेंसी प्रोविजंस तो जिस तरह से इन्वोक होती हैं और फिर वो खैर लगती कहाँ से है, सदर का ऑफिस भी इसमें इस्तेमाल होता है, उसकी तो मुझे समझ इतनी आसानी से इसलिए नहीं आती बिकॉज वो इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है। बट इवन देन वो क्या ऐसे रोकेगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तो तामील है, वो भी एक सवाल है। बट कीपिंग इन व्यू सर, जो कानूनी साइड है, जो आबिद साकी साहब ने भी उस पर डिलिबरेट किया, उन्होंने तो खैर बता दिया कि भी पोलराइजेशन हर जगह है, व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कल्चर। अब सियासी साइड आपने देख ली सर, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं कि नहीं भाई नथिंग डूइंग, हमने कहा है हमारा फैसला है, करें इंप्लीमेंट कराएं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, बेरिस मिनिमम डिविएशन है, ये 8 अक्टूबर वाला काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? विल इट अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, विल इट एडहेयर टू इट, और विल इट जस्ट वायलेट इट? इफ इट डज वायलेट इट, वेयर डू वी गो फ्रॉम देयर? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो करना है वो करें। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपकी खिदमत में 1 मिनट को ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल जो फैसला आना है तो तारीख होगी 4 अप्रैल जी। तो 4 अप्रैल का जब जिक्र होता है तो मुझे 4 अप्रैल 1979 भी याद आता है, और 4 अप्रैल 2016 जब पनामा दस्तावेज़ात मुनकशिफ हुई थी जी। तो तारीख़ बहुत ओमिनस है। उसको जहन में रखते हुए तो मैं यही दुआ मांग सकता हूँ कि वी डोंट हैव टू अनदर डीपनिंग केओस। एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि जो शख्स भी, मैं तो कानून से कतई नाबलद हूँ, लेकिन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के तवील बरस जो है बतौर सहाफ़ी नज़र करने के बाद, जमहूरियत के लिए करने के बाद, मैं तो साहब, मुझे तो ये पहला तासुर ये मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने तईं उस तारीख को बढ़ाने का मिजाज था या नहीं जो 30 अप्रैल की दी गई थी। ठीक। अब उसके बारे में
मुझ जैसे कानून से नाबलद आदमी को सुप्रीम कोर्ट ही में बैठे इज्जतमाब जजेस ने बताया, ख़ास तौर पर मंसूर अली शाह साहब ने, कि शायद जिस अंदाज में ये सवाल उठाया गया है ये मुनासिब नहीं है और ये आदिलाना भी है। ये तो सर मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो भाई कानून का पता नहीं, आवाम को भी तो उसका पता नहीं है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइड हुआ नज़र आया है, एक बात तो ये है। अब सवाल उठता है कि उसकी होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या ये जो इख्तलाफात ये सरफेस पे आ गए हैं एक उस इदारे पे जिस पे कि हमने देखना है हतमी सालसी के लिए, तो फिर आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा जिस बेचारे की ज़िंदगी दोबारा जो है वो महंगाई ही नहीं बल्कि गैर मामूली बारिशें उसको ग़ज़ाई बहरान के लिए भी तैयार कर रही हैं। मैं जिस बात से वाक़तन खौफज़दा हुआ हूँ, आज जिस अंदाज में आपने गालिबन उस पहलू पर तवज्जो नहीं दी है, आज जिस तरह अब इस सवाल को बना दिया गया कि जी आईन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो गई है, वो ये कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना फ़ाइन, मेरे पास उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यू करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आज की सवाल शुरू होने से पहले एक वकला का हुजूम आता है और वो बार बार नारे लगाते हैं चीफ तेरे जानिसार। उसके अलावा वहाँ जो नारे लगे मैं तो उन्हें जी वो कोट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ये तासुर मिलता महसूस हुआ कि चीफ की राय से जिन इज्जतमाब जजों ने इख्तिलाफ किया तरीक़ाकार के बारे में, वो गालिबन आइन के इन्हिराफ के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि उन पर ये इल्ज़ाम है तो आप मुझे बताइए कि कोई ना कोई कुव्वत ये तो करेगी ना कि अगर चीफ साहब का फैसला रिवेल करता है और दूसरे लोग जिन्होंने उसमें रुकावट डाली की बकौल उनके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के, तो फिर सज़ा और जज़ा भी होनी चाहिए। क्या खुदा न खास्ता हमें तासुर ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़कत 3 जजेस रह गए हैं जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और बाकी नहीं चाहते? तो क्या फिर हम ये करें कि इन जजेस को जो है अमरीका की तरह ताहयात इनके ओहदों पर कोई यानी बरकरार रखने की सूरत रखें ताकि आइन महफूज रहे और बाकी लोगों को फिर को सज़ा दें? ये देखिए ना, ये तो आप एक इतने बड़े केओस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस केओस को जहन में रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी मार्शल लॉ के ख़तरे का जिक्र करते हैं तो मैं उसको बिल्कुल साहब यानी कि रद्द नहीं कर पाऊँगा अपनी तमाम तर यानी कि मैं ये समझता हूँ कि मार्शल लॉ इज़ ऑलवेज अ डिज़ास्टर, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके ख़तरात भी जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट नुसरत जावेद साहब, इट मे नॉट टेक द एग्जैक्ट शेप ऑफ मार्शल लॉ, बट आपने सर बहुत कुछ देखा है। मुझे ये बताइए कि जब सियासी डायलॉग बिल्कुल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात शायद हम सब भी इस पे एग्री कर रहे हैं, और आबिद साकी साहब बीइंग समवन हु नोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लाइक बैक ऑफ हिज हैंड, आई मीन सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ये कह रहे हैं और वो भी एग्री कर रहे हैं कि भाई ये पोलराइजेशन माशरे के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ पर भी मौजूद है, और अगर ये डायलॉग भी नहीं हो रहा, हालात भी नहीं ऐसे चल रहे, तो उनका खदशा ये है कि अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो आपका है वो कोलैप्स हो जाएगा और इट विल लीड टू अ बिग डिज़ास्टर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी, जो बिलावल साहब ने खदशा जाहिर किया है, किसी के पास सोल्यूशन है कि मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दो, या फॉर दैट मैटर जो अभी बात आप बिलावल साहब ने की है कि मार्शल लॉ लग दे, वो भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है सर किसी भी चीज़ का, एज यू हैव पुट इट, या वो भी डिज़ास्टर ही होगा? देखिए सर, गुजारिश ये है कि रियासत जो है, रियासत अगर कलैप्स हो रही हो तो उस कलैप्स को बचाने के नाम पर अल्टीमेट कुव्वत किसके पास है सर? सीधी सी बात है, जैसे एक कशिश शकल की कुव्वत होती है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 1950 की दहाई से ही ये तय हो चुका हुआ है कि हमारे यहाँ का ताकतवर तरीन इदारा कौन सा है, और रियासत का हतमी ये बारहा हमें याद दिलाया जाता है अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से नबरदाज़मा होने की कुव्वत है। और नज़रियाती जो है लाइन्स भी हमें बताई गई हैं, सिर्फ यही नहीं कि जी यानी सरहदें, भाई सरहदों में नज़रियात भी शामिल हैं।
रियासत का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। तो देखिए ज़लज़ले भाई उनकी पेश कोई नहीं हो सकती, वाह, लेकिन ज़लज़ले आ जाते हैं, आ सकते हैं, उनकी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं होती। और जब मुआशरे में केओस हो, अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो, और वो इदारा रियासत का एक सुतून जो कि आज के दौर में कोई सालिसी का किरदार अदा करता था, वो भी खुद में तकसीम हुआ नजर आए, तो फिर जल्जला ही आएगा ना सर। बिल्कुल ठीक, जल्जला आएगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक में आबिद साकी साहब और मियां जावेद लतीफ़ तो नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अब ये जल्जले की जो तशबीह दी जा रही है, तो ये तो बड़ी, जल्जला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता और उससे तो तबाही होती है, अल्लाह रहम करे। लेकिन एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, क्योंकि हालात गंभीर है, संगीन भी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने नुसरत जावेद साहब को सुन लिया, आबिद साकी साहब को तो खैर आप सुन चुके हैं, मैं ज़रा चाहूँगा उनका भी आखिर में कमेंट हूँ। लेकिन वो कहते हैं, नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि भाई जल्जला आ सकता है, फिर अगर आबिद साकी साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आपका सारा ब्रेक हो जाएगा, आप नहीं हुक्म मानेंगे तो फिर क्या रियासत कैसे चलाएंगे आप और क्या करेंगे? आप लोगों ने क्या ठान लिया है फिर क्या? अब ये 3 रुकनी मौजूद बेंच जो है, बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट है और बहरहाल वो जज साहिबान हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। वो आपको कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। आप बहसियत हुकूमत उनके खिलाफ महज एक रेफरेंस मूव कर सकते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ जाकर ऑर्डर उड़ जाएगा, उसकी क्या हैसियत है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आप अकाउंटेबल हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है फॉर एवरी एक्शन दैट इट टेक्स। देखें मनीफ फरूक साहब, हम अकाउंटेबल हैं और रहते हैं, मगर हमें ये हक है कि हम ये सवाल पूछ सकें कि जब हमें सजा हुई थी, साकिब निसार एंड कंपनी ने दी, हमने कोई गलेल बरदार, कोई वो टाइगर फोर्स या कोई और फोर्स बना के कोई हमला किया था? और क्या हम ये हक नहीं रखते पूछने का कि अदारे के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, सबसे पहले तो अदारे को खुद इकट्ठा होना चाहिए। जो हमें कहा जा रहा है कि मिल बैठें, क्या अदारे को मिल बैठना नहीं चाहिए? और क्या वो जजेस नहीं है जो 4 जजेस फैसला दे रहे हैं और 3 को इसलिए मान लिया जाए कि इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो रही है? क्या ये आइन कानून आपको नहीं कहता? आइन किसका है? आइन रियासत का है। और खुदा न खास्ता, जिस तरह बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई नुसरत जावेद साहब के जल्जला आता दिखाई देता है, खुदा न करे ऐसा हो, मगर बात तो सीधी सही वो कह रहे हैं कि अगर आप एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले देंगे और वो आपको गाड़ी में कॉल करेगा, कल को तराजू अपने घर पे लटका लेगा, तो मुझे कोई बताए ना कि उसका आइन और है या उसके लिए फैसला कोई और है, मेरे लिए फैसले और हैं। मेरे लिए कोई सुनवाई नहीं किसी जगह होएगी और उसकी सुनवाई घर बैठे हो रही होगी ख्वाहिश के मुताबिक, तो मैं कहाँ जाऊं? मैं किसको? चले मुझे जरा आबिद साकी साहब से पूछ लेने दें। आबिद साकी साहब, बात किया अभी नुसरत जावेद साहब ने कहा कि अगर ये जो तासुर आ रहा है कि महज 3 जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान है जो आइन की पासदारी कर रहे हैं या आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो जो बाकी जज साहिबान है, वो जो 4-3 वाला मामला है, काजी फायज़ साहब के और मामलात हैं, वो मुतअद्दिद दफ़ा उसको डॉक्यूमेंट भी कर चुके हैं अपनी चीज़ों को। अब यहाँ जो हालात हैं, वो क्या ये फिर हम ये तासुर चले और चलता रहे कि वो 3 जज साहिबान ही हैं इस वक्त, अगर 15 तादाद है उनमें से जो आइन की प्रोटेक्शन चाहते हैं या उसका मुकम्मल अमलदारी चाहते हैं, बाकी मौजूद जज साहिबान खुदा न खास्ता ऐसा नहीं चाहते, क्या फिर ये तासुर इसी के साथ आए फैसला और इसी के साथ उस पर अमल दरामद की तवक्को भी की जाए? हाँ, देखिए असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कॉलोनियल कैरेक्टर है स्टेट का और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, वो असल में हमारी बीमारी, और हमारे समाज में भी जो हमारे कॉलोनियल पैटर्न है, हायरार्किकल पैटर्न है, वो हमारी समाजी और माशरती जो जवाल है उसका बायस है। अब सवाल क्या पैदा होता है कि जब मुझे कहीं कोई मनसब हासिल हो जाता है तो वो मनसब को मैं अपने पर्सनलाइज्ड पावर के तौर पे उसको एक्सरसाइज करता हूँ। ये हिस्ट्री है हमारी, ये हिस्ट्री हमारी मिलिट्री लीडरशिप की है, ये हिस्ट्री हमारी जुडिशल लीडरशिप की भी है, और ऑल अदर सेक्टर्स और ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ दिस सिकनेस
और एलमेंट और मलेज और ये एक बीमारी जो 200 साल से हमारे अंदर है वो मौजूद है। और इसी बात को स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको लॉजिकल तरीके से चलाने के लिए हमारे ये मुतालबात रहे हैं शुरू से पाकिस्तान बार काउंसिल के कि देखें 184(3) जो है उसमें सूटेबल अमेंडमेंट्स की जाएं। ठीक, पहले मार्शल लॉ आते थे, मार्शल लॉ के बाद आर्टिकल 58(2)(b) के जरिए मुंतखब हुकूमतें जाती थी। अब ये तीसरा तरीका एक इंस्ट्रूमेंटलिटी के तौर पे बना लिया गया है कि जिसको घर भेजना हो उसको सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज के 184(3) के तहत घर भेजना। राइट सर। तो सवाल ये है कि ये सारे हमारे इश्यूज हैं जो हमारी गहराई में हमें बुरी तरह जख्मी और मजरूह कर चुके हैं। मैं फिर दोबारा करता हूं कि देखें अगर हम खत्म हो गया इसी तरह लड़ने की रिवायत रखी। और फिर एक दूसरी बात में एक लफ्ज में एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूं कि अगर आइन की अमलदारी के लिए एक काम करना पड़े तो जलजला आ जाता है, और अगर सारी तारीख जो है उसकी तारीखी नाइंसाफियां जारी रहें और होती रहें तो यहाँ जलजला नहीं आया। तो ये बड़ी एक अजीब सी मंतक है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करने में जलजला है और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने में शांति है। दिस इज वेरी इलॉजिकल। ठीक है, अच्छा वन वर्ड जावेद साहब प्लीज सर। नहीं जी, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि अशराफिया के माबैन लड़ाई और स्ट्रक्चर के अंदर जो तजादात हैं, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो जलजला आना को अच्छी बात है। मैंने तो सर पहले लफ्ज़ से डिज़ास्टर कहा। अनफॉर्चुनेटली यानी ये तासुब न लिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सतून धड़ाम से गिर जाएगा और एक सतून वैसे ही कमज़ोर है एग्जेक्टिव, तो फिर एक और ही सतून जो है वो कायम दायम रहेगा ना। बिल्कुल ठीक है, रैशनल बात। बिल्कुल ठीक। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब नुसरत जावेद साहब आपका, जनाब आबिद साकी साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ है। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।